जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। रोज बैठ के जो भी गोल्स असाइन किए हैं तुमने अपनी जिंदगी में, जो भी सपने देखे हैं, जो भी तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल है, उसके तरफ बढ़ना है। स्लो मार्च, धीरे 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 रोज बढ़ते चले जाना है। जितने भी अटैकर्स हैं यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, जितने भी लोग हैं हमारी कम्युनिटी में जो जुड़े हैं भाई, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कितना काम किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर दिन खराब गया भाई, अब से काम शुरू करो, परेशान ना हो, बदल लेंगे भाई। मैं किस्मत के हाथ में नहीं दूंगा अपनी जिंदगी, मैं किस्मत को अपने हाथ में लूंगा, किस्मत को बदल दूंगा। ये हो तुम। जिसको परेशानी होती है भाई, काम करने में स्ट्रक्चर नहीं है, प्लानिंग में प्रॉब्लम होती है, अटैक मोड उठाओ। अटैक मोड के अंदर सब कुछ भरा हुआ है, सारी टेम्पलेट्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से लेके कैसे काम करना है, पूरा पूरा तुम अरेंज कर पाओगे, समझ पाओगे, परोस पाओगे, उस पर फाड़ना शुरू करोगे। टेम्पलेट्स खुद तुमसे कहेंगे काम क्यों नहीं कर रहे हो, काम करो। 1 साल से 5 साल में कायनात पलट दोगे अपनी जिंदगी की। अटैक मोड उठाओ, आओ। पीछे वाले बैच में एक लड़का आया, उसने कहा हमारे मम्मी पापा हमारी शादी करते हैं, लड़कियों से आकर्षण है नहीं, लड़कों से आकर्षण है। तो हम ऐसे भाईजनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, इस तरह की अंदर वृत्ति भगवान ने दी है, वो कभी किसी लड़की के जीवन में धोखेबाजी न करें। आप अपने मम्मी पापा से अपनी बात पूरी शेयर कर दो, आप ब्याह बिल्कुल मत करो, उसको घर में बैठाल कर उसकी जिंदगी नर्क मत बनाओ। पहले शर्म लगती माता पिता से बोलने में, दूसरे की जिंदगी खराब करने में तुम्हें शर्म नहीं लगती। हमको भगवान ने जो वृत्ति दी है वो बताना कोई इज्जत की बात में धब्बा नहीं लगने वाला। और माता पिता से प्रार्थना है कि आप उस बच्चे को समझने की चेष्टा करें। उसके स्वभाव की रचना ऐसी माया के द्वारा हुई है, डांट टपट के आप उसके स्वभाव को बदल सकते हो नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो तो अच्छा रहेगा। जी वो भी अपने अंदर की वृत्तियों को कैसे संभाले? हमें तो लगता है कि भगवान का भजन ही संभाल सकता है, नहीं तो बहुत कठिन है। अगर संभाल सके तो सबसे बड़ी विजय होगी कि मतलब माता बहनों की तरफ आकर्षण नहीं और पुरुषों से भावना रखे, तो आगे निकल गए। कलयुग भगवान कुछ नई रीतियां चला दिए, स्त्री स्त्री से मोहित हो रही है, पुरुष पुरुष से मोहित हो रहा है कि ऐसी बहनें ऐसे भाई अपने परिवार को व्यक्त कर दे। नहीं, आपको पुरुष प्रिय नहीं है, आप ब्याह करके गए, उसके साथ नफरत का व्यवहार करेंगे, बहुत गलत हो जाएगा। आपको स्त्री प्रिय नहीं है, आप उसके साथ नफरत का व्यवहार करेंगे, बहुत गलत हो जाएगा। आप अपनी रुचि के अनुसार संबंध पर विपरीत संबंध रच करके आप दूसरे को मतलब दुख न। दिस इज गोटेड एडवाइस। गोटेड से मेरा मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इनके जो भी भजन होता है, जो भी बात ये करते हैं किसी भी इंसान से, उसकी परेशानी को लेकर, उसमें देखना प्रेम और एम्पैथी इतना हाई होता है जिसकी कोई हद नहीं है। और ये कहां से आ रहा है? अगर हम सब ईश्वर के अंश हैं और अगर आप अनलर्निंग 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 के बाद जाके उस जगह पे पहुंच पाते हो जहां पे आप पा लेते हो, लेट्स से एनलाइटनमेंट, तो आपको उसमें समझ क्या आता है? यही आता है ना, व्हाट मेक्स टोटल सेंस इज लव, व्हाट एल्स, एंड उसको सच्चा प्यार कहते हैं। इस सृष्टि के प्रति प्रेम निकलेगा, भेदभाव मतभाव सब खत्म हो जाएगा। होमोसेक्सुअलिटी की ही बात कर लेते हैं। भारत के कॉन्टेक्स्ट में होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज किसने किया? भारतीयों ने किया। किसने किया? अंग्रेजों ने किया है। जो 2018 में लॉ आया जिसने डीक्रिमिनलाइज किया है, वो लॉ वो अंग्रेजों ने लिखा था। अंग्रेजों ने कहां से सीखा? उनकी किताबों से, उनको सिखाया गया ये। और आगे बढ़ो, पहली चीज यहां पे मैं इस कॉन्वर्सेशन में जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं, मैं यहां पे क्लियर करने वाला हूं, LGBTQ जो भी है ये एक चीज नहीं है। हम यहां होमोसेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो हम यहां गे पीपल और लेस्बियन इनकी बात कर रहे हैं। जब सबकी साइंस अलग है एक दूसरे से, जब सबकी बायोलॉजी भी अलग है एक दूसरे से, ओवरलैप हो सकता है बट चीजें अलग हैं वो एक दूसरे से, तो वो हर टॉपिक अलग बुक है या अलग किताबें हैं। मैं यहां होमोसेक्सुअलिटी की बात कर रहा हूं। जो आजकल जोक चलते हैं, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हुआ था, वहां पे बहुत पॉपुलराइज हुए थे, आज भी चलते हैं। मर्दों को अगर हमें डीमैस्कुलिनिटी कह सकते हो कि तेरे से मैं मर्दानगी छीन लूंगा, तो हम उसका वर्णन किस में करते हैं कि ये गे है। जोक में भी सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। कुछ जोक्स मैं लिख के कह रहा हूं गे इंसान भी हंसेगा, हो सकता है गे इंसान ही मारे, वो तक ठीक है। कुछ जोक्स होते हैं जिनसे आप व्यक्त कर रहे हो कि आप इस चीज से ही अगेंस्ट हो, जो आजकल बहुत ज्यादा चलन में है, जो बहुत लोग मारते हैं, जो में इंसानियत नहीं है, डिह्यूमनाइजेशन की भाव होता है। वो कहां से आ रहा है? अब उसकी भी आप अगर ओरिजिन देखते हो, वेस्ट है। हमारे जितने रोस्टर हैं जो बड़े अपने आप को बेस्ड बनते हैं, ये एक्चुअल में पूरी पूरी टेम्पलेट उठाते हैं वेस्ट से। बहुत सैड बात है। बोलेंगे अपने आप को बहुत भारतीय हैं हम, या अपने आप को हिंदू भी बोलते हैं ऑन मेनी इंस्टेंसेस, लेकिन इनके कर्म जो हैं, मुंह से जो बातें बोलते हैं, एटीट्यूड्स जो हैं, वो एक्चुअली पूरी पूरी टेम्पलेट हैं लर्न्ड वेस्टर्न। रेड पिल से उठाएंगे वो एक्सट्रीम राइट विंग से, वहां जो चल रहा है, जो पोलर ऑपोजिट हो गया आपकी आइडियोलॉजी से, आपकी फिलॉसफी से। अगर आप केयर करते पढ़ने की, हिंदू फिलॉसफी प्रिस्क्रिप्टिव है ही नहीं, वो कह रही है कि भैया अंदर जाओ। तो समाज में जो चलन है आप देखोगे लार्जली इंपोर्टेड है। वो बड़े यूथ में आजकल बच्चों को बड़ा सिखाया जा रहा है कि ये कूलनेस का, आप कूल हो जाते हैं अगर आप होमोफोबिक हो जा रहे हैं, ऐसे जोक मार पा रहे हैं, आप बड़े मर्द हो गए। मुझे आज से समझ आता है इन दोनों का कोरिलेशन क्या है। दूसरे को गे करके अपने आप को उठाना लॉजिकल फैलेसी है। एक एक्चुअल हिंदू
या अध्यात्म के पथ पे चलने वाला या एक फिलोसॉफिकल पथ पे चलने वाले कोई भी व्यक्ति को फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो टेम्पलेटलेस है, वो टोटल जीरो से ऑपरेट करता है चीजों को। तो भाई हम अगर जीरो से ऑपरेट कर रहे हैं, हम आपके घर में प्रस्थान करते हैं, हम ज्ञात करते हैं कि एक इंसान लेट्स से होमोसेक्सुअल है, भाई उसके साथ अगर मैं खाना खा रहा हूं, बात करता हूं, मुझसे खूबसूरत बातें करता है, गहरी बातें करता है, जो भी इंसान है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कुछ भी कह लो, चाहे बेवकूफ वाली बातें करे, मेरा खाना खत्म हुआ, मैं हाथ में लाता हूं, चला जाता हूं अपने घर। मुझे बताओ मुझे क्या नीड हुई अब इस इंसान को तहस नहस करने की अपने दिमाग में? लॉजिकल बेसिस पे मुझे बताओ क्या डर है, ये कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों उसको तोड़ू मैं? ये चीज की नस्तनाबूद कर देना, ये समाज को तबाह कर रही है। दूसरा खतरा हो सकता है, अरे भाई मुझ पे लाइन मार देंगे, तो नहीं बोल दो ना। अगर कोई आदमी है तुम्हें लाइक करता है, तुम उसे लाइक नहीं करते, रिजेक्ट कर दो। ये खतरा है तुम्हारा कि अगर मुझे लाइन मार दी तो मैं क्या गंदा हो गया मैं? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अट्रैक्टिव हो किसी के लिए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। मना कर दो उस इंसान को अगर तुम नहीं हो तो। अगर अपना सारा बायस जो तुमने सीखा है वेस्टर्न टेम्पलेट से, इनको अनलर्न कर लो और 5 सेकंड के लिए एलियन की तरफ पृथ्वी में प्रवेश करो और वापस पूछो अपने आप से कि भाई मेरे अंदर ये गुस्सा है क्यों, ये टेंडेंसी इनको मॉक करने की, इनको डिह्यूमनाइज करने की मेरे अंदर आई कहां से? मेरा एक चीज करने का मन करता है, अगर सिंपल प्यार करने की बात करें, उसका कुछ और है, उसकी अपनी कम्युनिटी भी है। ऐसा तो है नहीं कि भाई वो प्यार कर रहा है तो कह रहा है कि भाई ना मेरे साथ करेगा, मेरे भाई के साथ करेगा, मेरी बहन के साथ करेगा। जो लोग मर्द से प्रेम करते हैं वो आपस में प्रेम कर लेंगे। अगर मैं वो नहीं हूं तो ना मेरा भाई घर में चारा कम हो रहा है, ना भाई मेरी सैलरी कम हो रही है, ना टैक्सेशन बढ़ रहे हैं इसकी वजह से। मुझे कॉजालिटी देखो क्या है मेरे गुस्से की, सिखाई हुई है। सिखाई हुई कहां से? मैं समझ सकता हूं अगर तुम्हारे धर्म में लिखा होता, मैं समझ सकता हूं, एक लेजिटिमेट एटलीस्ट कॉजालिटी हुई ना। जिस धर्म को मैं मानता हूं, जिस आइडियोलॉजी को मैं मानता हूं, उसमें लिखा कि भाई ये चीज करना गलत है। तुम्हारे तो धर्म में भी ना लिखा, तुम पढ़े हो नहीं, तुम अपने धर्म के फिलोसॉफिकल पाथ में हो नहीं, तुम सूडो इब्राहिमिक रिलीजन के धर्मों से चलने वाले व्यक्ति हो, जिसे पता भी नहीं है लेकिन जिस पथ पे वो चल रहा है वो उनका है, क्योंकि आक्रोश तुम उनका लेके बैठे हो इंपोर्ट करके। अनलेस कोई हार्म कॉज कर रहा है समाज में, जिसे राक्षस प्रकृति कहेंगे, तुम्हारे को कोई रीजन नहीं होना चाहिए प्रेम भाव से, इंसानियत से हाथ जोड़ के वेलकम ना करने की। अनलेस किसी के धर्म की हानि कर रहा है कोई व्यक्ति, समाज में ऐसे सीड्स सो कर रहा है जिससे समाज की हानि होगी, तो अलग चीज होगी, तो खड़े हो, आवाज उठाओ। इंपोर्टेड है भाई ये रिजिडिटी, आपके धर्म में नहीं थी। हमारा धर्म था कि भाई भगवान बहुत तरह के हो सकते हैं। रिजिडिटी के ऑपोजिट है ये अब्राहमिक, उनकी पूरी डिबेट ही यही है कि भगवान एक ये है। वो कह रहे हैं भैया हमारा ट्रू गॉड है, वो कह रहे हैं हमारा ट्रू गॉड है, वो एक ही में ही, वो कहे बड़े एक ही है इसलिए हम सही हैं, वो वहीं पे पड़े हुए हैं। तुम्हें इस रिजिडिटी से मुक्त होना है कि पॉइंट ही नहीं है, सब ईश्वर हैं, अब आगे बढ़ो। ये हो गया ईश्वर, ईश्वर का रूप ये है, आगे बढ़ो। तुम स्लेवरी करने नहीं आए हो भगवान की, तुम्हें अपने कर्म से अल्टीमेट एनलाइटनमेंट प्राप्त करना है, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना है। इसलिए साइंटिस्ट का धर्म बनता है साइंटिफिक ब्रेक थ्रू करना। जो भी मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट है एक इंसान, वो अपनी रिसर्च, उसका ध्यान है, वही उसका मेडिटेशन है, क्योंकि उसको करते वक्त वो टोटल फोकस एक्सपीरियंस कर रहा है, कंप्लीटली डिटैच्ड है वो हर ख्याल से। धैर्य सीख रहा है वो, उसमें अपनी खुद की प्राप्ति सीख रहा है। तीसरा, आत्म सुख सीख रहा है कर्म में। अब उसको कहो घर छोड़ के जाओ भाई, प्लकार्ड लेके पत्थर मारो जाके दूसरे घर पे किसी, क्योंकि तुम्हें पता कर लिया कि एक आदमी दूसरे आदमी से प्यार करता था। अब पता नहीं कि तुम्हें को हो रहा है, हाँ मुझे इससे लड़ना है। कहां लिखा है, क्या मिल गया करके, क्या बुरा कर रहा था वो? अब बुरा की भी अब हमें वेस्टर्न हमने क्या इंपोर्ट करी है, क्यों? क्योंकि समाज ऐसा बनाया जा रहा है। भाई मुझे क्या बता, तुम्हारे लाइफ में जितने भी लोग हैं, गंदी पिक्चर एग्जिस्ट करती हैं। ऐसे तो है नहीं कि तुम्हें पता नहीं कि ये एग्जिस्ट करता है। क्या तुम इसलिए गे नहीं बने हो क्योंकि तुम अभी तक अपने को बचा के रखे थे? जितनी भी तुमने आज से गंदी पिक्चरें देखी हैं, फोन पे, कंप्यूटर पे, कहीं पे भी, भाई उसमें एक आदमी को भी तो नंगा देखा है, लेकिन जो आनंद मिला वो किसमें मिला? लॉजिकली तुम्हारे जो लॉजिक है कि ये सब चीजें देख के और तुम बन जाओगे, तुम सबको गे बन जाना चाहिए था। आदमी तो देख लिया तुमने नंगा, और तुम ढूंढते भी हो ऐसा आदमी जो आदमी क्या 8 गुना आदमी होगा। लेकिन तुम्हारी नजर कहां जा रही है? लड़की पे। पता क्यों जा रही है? क्योंकि तुम गे नहीं हो, और जिसकी जाएगी लड़के पे, उसको चाहे तुम कितनी लड़कियां दिखा दो, उसकी नजर जाती रहेगी लड़के पे, क्योंकि वो गे है। कुछ लोग होते हैं जिनकी लड़की पे भी जाती है और लड़के पे भी जाती है, उनको बाइसेक्सुअल कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तुमने, ऐसा तो है नहीं कि तुमने ऋतिक रोशन की नंगी पिक्चरें देखी हैं। भाई वो खूब अपलोड करता है। जितने भी एक्टर ले लो तुम, वरुण धवन से लेके जो भी हैं,
सबने अपने इंस्टाग्राम पे कर रखी है। क्या तुम गे बन गए? भाई ढक दो उनको। ऐसे तो कोई गे नहीं बन जाता ना मेरे भाई। तुम चाहे कितना फुटबॉल खेल लो, चाहे कितना भाई अपने दोस्तों के साथ भाई नदी में कूद लो, पानी लगा लो, अगर तुम्हारे अंदर नहीं आ रहा ये भाव तो तुम नहीं होगे। अगर तुम्हारे अंदर भाव आ रहा है तो तुम्हें पता चलेगा शायद यार ये कुछ है मेरे अंदर। मे भी तो उसको आप एक स्पेक्ट्रम में देख सकते हो कि भाई मेरे लिए लड़कियों के लिए भी आता है लेकिन लड़कों के लिए भी आता है। दोनों में परसेंटेजेस क्या है। इंस्टाग्राम का हमने कमेंट सेक्शन में देखा ही है, आपने देखा, हम सबने देखा है। घोंट के जहर भरा हुआ है इंसान का, इंसान के प्रति, अजनबियों के प्रति आप जहर निकाल रहे हो। तो इतना यहां पे एक सिंपल उस ऑब्जर्वेशनली हम ये कह सकते हैं कि मे बी वी कैन हाइपोथेसाइज बहुत फ्रस्ट्रेशन है समाज में। मे बी ये एक इंपोर्टेड टेम्पलेट है जिसमें हमने सीखा है हम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं। सो हमें पता भी नहीं क्यों हम गुस्सा हैं, लेकिन मुझे तुरंत एसोसिएटिवली एक सेकंड भी नहीं लगता कि अगर कोई गे है तो उसको मैं गाली बकूं। ये मैंने सीख लिया है। तो एक्चुअली मुझे कोई डर नहीं है, एक्चुअली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने सीख लिया कि इसको गाली बकनी चाहिए। हम इस स्थान पे हैं इस वक्त समाज में, तो भाई सामने वाले को छुप के रहना पड़ेगा, क्योंकि खुल के बोल नहीं सकते भाई हम गए हैं, क्या हो गया, हो तो हो, ठीक है भाई अपनी जिंदगी जियो, एक दिन में हम सबको मर जाना है। प्रैक्टिकल सेंस में भी 25 गोल हमारे पास हैं जीवन में। सुख प्राप्ति करना, शांति प्राप्त करना, सेटिस्फैक्शन प्राप्ति करना, स्टेबिलिटी प्राप्ति करना, फाइनेंशियल नेचर अलग हो गई, इमोशनल अलग हो गई, रैशनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो गई, आर्टिस्टिक अलग हो गई, इंटरेस्ट बेस्ड अलग हो गई, फैमिली को अलग सेटल करना है, फैमिली के साथ रिश्ते अलग मेंटेन करने हैं, सोशल रिलेशनशिप्स के अलग, सब कुछ हमारी जिंदगी 50 चीजें हैं। रोस्टिंग के नाम पे आपको मिले हैं 20-21 साल के बच्चे जिनके पास एक्चुअल में खुद का दिमाग अभी बहुत ही कम है। अगर आप इनसे एक जेन्युइन एक्चुअल में कॉन्वर्सेशन करोगे, इनके दिमाग के तार अगर आप इनके साथ खोलने बैठ गए तो आप देखोगे ये कंप्लीटली ये कितने इग्नोरेंट हैं। ये बहुत कोई ज्ञानी लोग नहीं है, इन्होंने कोई बहुत पुस्तकों का बैठ के अध्ययन नहीं किया है, कोई इन्होंने घंटे घंटे महीने महीने बैठ के सिर्फ विचार नहीं किया है चीजों पे। तो इनके टेक्स बहुत डीप मल्टीपल पर्सपेक्टिव से युक्त ऐसे कुछ नहीं है। अगर इनसे पूछोगे कि एक्सप्लोर किया जाए ये ख्याल आया कहां से, तो ये भी नहीं कर पाएंगे। इन्हें पता भी नहीं होगा ये बोल रहे थे, वो बोल क्यों रहे थे, कहां से रहे थे, सिर्फ सीखा हुआ है। इधर से घिनौनी चीज सीखी, इधर चिपका दी, और वो रेड़ मार रहा है समाज की। और फिर दूसरा है बॉलीवुड। पूरा 90s से 2000 का तुम बोलो दौर, तुम्हें इतना ज्यादा होमोफोबिक कंटेंट मिलेगा उसके अंदर, जिसने हमें सिखाया ये ऐसे होते हैं। उनको एक मजाक बना दिया और आपने जिस तरह से पोर्ट्रेल किया उनके, वो है बहुत ही हाइपर सेक्सुअल परवर्ट हैं। ये इंसान का पर्सपेक्टिव ये डेवलप हुआ कि हम किसी परवर्ट की बात कर रहे हैं, तो परवर्ट पे तो पत्थर मारना ही चाहिए ना। अब बात कर ले थोड़ी साइंस की भी। पहली चीज, एक बहुत कॉमनली बिलीव्ड मिथ जो है कि कोई गे जीन होता है, कोई ऐसा गे जीन, बहुत जीनोमिक रिसर्चेस हुई हैं, लार्ज स्केल रिसर्च हुई है, कोई वो जीन नहीं पा पाए, ढूंढ नहीं पाए ऐसा जिसका नाम हो, जो कह पाए हाँ भाई ये पॉलीमॉर्फिज्म है, ये है गे जीन, ऐसा कुछ नहीं मिला है। और उसको आप सिंपल कॉमन सेंस से अगर देखो, अगर कोई गे जीन होता जो ट्रांसफर होता है, तो गे लोग बच्चे तो करते नहीं हैं, तो वो जीन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से एक्सटिंक्ट हो जाता ना, होमोसेक्सुअलिटी ही एक्सटिंक्ट हो जाती। इसकी थ्योरीज मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी हैं, और बहुत सारियों में कुछ ना कुछ रूट्स हैं। तो बायोलॉजिकल बेसिस है, जेनेटिक बेसिस में भी 2 उनको मिले हैं, बट उसकी भी वो स्टडीज कंक्लूड नहीं कर पाए, उसमें भी बहुत डिबेट है। उसके अलावा तुम्हारे जेनेटिक स्टडीज के लिए भी बेसिस प्राप्ति करने के लिए साइकोलॉजी में सबसे फ्रीक्वेंट जो स्टडीज होती हैं वो होती हैं ट्विंस की, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, या फिर जिनको आप कहते हो आइडेंटिकल ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में आई थिंक 68% कॉन्कॉर्डेंस पाया गया, यानी कि अगर एक भाई गे है तो दूसरा भी गे होगा। और डायजाइगोटिक ट्विंस, उनमें आई थिंक 35 समथिंग % है। तो जब अगर 65 या 68% या 65 से 68% के बीच में अगर उन्होंने पाया है, तो ये एक्चुअल में जेनेटिक बेसिस भी वो करता है। तो थ्योरीज बहुत सारी हैं और काफी एविडेंस काफी थ्योरीज में मिला है। डेवलपमेंटल थ्योरीज भी हैं। ये थ्योरी भी है कि माता का गर्भ में बच्चे के, तो एपिजेनेटिक एक्चुअल में ये होता है कि कोई जीन नहीं है बट ये एपिजेनेटिक है। तो माता के गर्भ में माता के एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, हो सकता है उससे हो। हार्मोनल उन्होंने पाया है। एक फेमिनाइजेशन की थ्योरी है। और ये सब थ्योरीज हैं। साइंस इसलिए खूबसूरत चीज है क्योंकि लोग थ्योरीज लाते हैं, फिर हम उन थ्योरीज को टेस्ट करते हैं अलग अलग सेटिंग्स में। फेमिनाइजेशन की थ्योरी जिसमें भाई उन्होंने पाया है, फॉर एग्जांपल ब्रेन स्टडीज में उन्होंने पाया है, ब्रेन रीजन्स में कुछ चीजें उन्होंने अलग पाई हैं, हेटेरोसेक्सुअल मेल्स में, होमोसेक्सुअल मेल्स में। कुछ चीजें उन्होंने पाई हैं जैसे मेल फेरोमोन से जो रिएक्शन हो रहा है ब्रेन में, औरतों में और होमोसेक्सुअल मेल्स में एग्जैक्टली सेम है। कुछ ब्रेन चेंजेस उन्होंने पाए हैं जो औरतों में और होमोसेक्सुअल मेल्स में एकदम सेम है। एक ये थ्योरी भी है। तो ऐसे आपको थ्योरी मिलती रहेंगी। और काफी थ्योरी में प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है।
कुछ एविडेंस मिलेगा जो सपोर्ट भी कर रहा है और कुछ एविडेंस है जो डिबेटेबल है। और आगे जाओ, होमोसेक्सुअलिटी सिर्फ इंसानों में नहीं होती, इंसेक्ट से लेके मैमल्स, रेप्टाइल्स सब में पाई गई है। तो पता नहीं कितने हजारों स्पीशीज में उन्होंने स्टडी किया है और उनमें सब में उनको होमोसेक्सुअल की एक कम्युनिटी मिली है। तो ये अक्रॉस स्पीशीज बेसिकली एग्जिस्ट करती है, ये भी सत्य है। और आगे जाते हैं, होमोसेक्सुअलिटी की परसेंटेज है आई थिंक 1 से लेके ऑलमोस्ट 8% तक ह्यूमन पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करती है। तो ये नहीं है कि भाई आपकी कंटेजियस चीज है, अगर मेरा कोई गे दोस्त होगा उसके बगल में बैठूंगा तो मैं भाई 15 दिन बाद मैं भी सडनली गे हो गया, ऐसा नहीं होगा भाई। सीक्रेसी में कई लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। कई लोग जब 14, 15, 16, 17 साल के होते हैं, आपको क्यूरियोसिटी होती है और पता नहीं कितनी सीक्रेसी में तुम सब लोग में से पता नहीं कितने लोग जो कभी जिंदगी किसी को बताओगे नहीं, लेकिन तुमने कुछ एक्सपीरियंस किया था, तुमने एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बाद तुम मूव ऑन कर गए। तुमने कहा कि ओके भाई आई लाइक दिस थिंग मोर, आई लाइक दिस थिंग एक्चुअली द मोस्ट, और तुम तब से हेटेरोसेक्सुअल हो। अब ये चीजें कभी बाहर नहीं आने वाली, बट इंसान को अगर हम वाकई एकदम सत्य रूप से इंसान की तरह देखने लग गए, जितना इंसान का दिमाग विचलित है और विचित्र है, उतना ही सेक्स भी रिफ्लेक्शन ही है हमारे दिमाग की। लेकिन जो आप नहीं है, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका उसमें नहीं हो जाएगा। तो होमोसेक्सुअलिटी का बायोलॉजिकल बेसिस है। एक सिबलिंग हाइपोथेसिस है कि जब अगर बहुत सारे भाई होते हैं तो हो सकता है छोटे भाइयों में पॉसिबिलिटी बढ़ती है। ऐसी बहुत हाइपोथेसिस आपको मिलेंगी। जो प्रेमानंद जी कह रहे हैं, जो तुम्हारी नेचर है और जो दूसरे का नेचर है, उससे लड़ने का कोई पॉइंट नहीं है भाई। इट्स एज सिंपल एज दैट। समाज में कभी ये बिग डील होंगी नहीं चीजें अगर आप इनसे फालतू भिड़ते नहीं। वासना और संभोग भी हमारे लिए बड़ी प्रायोरिटीज नहीं है जीवन में। एक हिंदू, असली हिंदू की जीवन है आध्यात्मिक, आत्मा को जाके समझना। और जब तुम आत्मा के कलेक्शन में आते हो तो तुम्हें पता चलता है बाकी जितने भी प्लेजर्स हैं वो एक डील के साथ आते हैं कि अगर आप जितना ज्यादा उसमें एंगेज करोगे उतना ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनाते हो सफरिंग की भी, जो गौतम बुद्ध ने बात करी थी, डिजायर की। तो संभोग क्या है? एक डिजायर है, करना करना करना। तो उस डिजायर से भी आपको दूर हटना है। ये एक सेंट्रल टेनेट है। तो जब तुम अपने भीतर जाते हो तो तुम उसको भी कंट्रोल में समझते हो करना। इसलिए भाई तुम्हारा जो पार्टनर होगा गृहस्थी चलाने के लिए प्रेम भाव से तुम उसके साथ करोगे। लड़ाई के जितने भी रीजन तुम्हें सिखाए गए थे, हार जीत से लेके कंपटीशन से लेके वो छोटा है वो बड़ा है, ये ऐसा है वो वैसा है, जब तुम अध्यात्म के पथ पे चलते हो तो पता चलता है वो सारे रीजन गलत थे, वो सारे रीजन झूठे थे। झूठे थे, तुम्हें झुटलाया गया है। कोई तुम्हारा कंपटीशन नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। जब ये सब भाव हट जाते हैं ना समझदारी की वजह से, अनलर्निंग की वजह से, तो तुम एक हायर पथ पे आ जाते हो। उस हायर पथ में फिर तुम्हें सब इंसान, हर जीवित चीज से तुम्हारा प्रेम भाव आता है। सबकी अपनी कहानी है यार। कहाँ जज करना किसी को, कहाँ लड़ना? वो डर से जी रहा है भाई, वो एक डर से जी रहा है। अगर उसके पास चॉइस है तो कौन इंसान ऐसे डर से, स्टिग्मा के जीना चाहेगा? सब स्विच कर जाएंगे ना। पर अगर मैं अपने माता पिता कहें, समाज जो चाहता है कि भाई मैं लड़की को डेट करूं, जो भी करूं, अगर मैं कर पाऊंगा तो, और मेरे पास चॉइस है, तो मैं ऑब्वियसली वो चूज नहीं करूंगा क्या? सोशली एक्सेप्टेबल है भाई, वो इजियर चॉइस है। कंफर्म कर रहा हूं मैं सोसाइटी से। यहां पे मैं को डर से जीना पड़ रहा है, मैं किसी को बता नहीं सकता, मुझे डर लगता है भाई ऑफिस में अगर पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे, क्या पता निकाल दिया जाए, लोगों का व्यवहार बदल जाता है, दोस्तियां हो सकता है टूट जाएं, तब भी मैं वो जीवन जी रहा हूं। क्यों भाई? सोचो ना कितना कठिन जीवन है उस इंसान के लिए। डर से जी रहा है वो। से हो सकता है सगे मित्र को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, उसको नहीं बता पा रहा वो अपने दिल की बात, छुप छुप के उसको जीना पड़ रहा है, कहानियां बना रहा है। तो भाई वो पथ आसान तो है नहीं। यही बात ये कह रहे हैं, ये नेचर ही है, इस पे प्रॉपर रिसर्च है। और इसको सबसे प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से लास्टली देखते हैं। सबसे प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव हुआ भाई अगर तुम मेरे लिए बुरे नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं होऊंगा, खत्म बात। एथीस्ट हो तुम, मोरालिटी का गोल्डन रूल फॉलो कर लो, वो व्यवहार करो दूसरों के साथ तो जो व्यवहार तुम चाहोगे दूसरे तुम्हारे साथ करें, खत्म बात। चाहे तुम अपने कमरे में, अपने बिस्तर में, अपने घर में जो करना है तुम करो, मुझे उससे क्या करना। एज लॉन्ग एज तुम मुझसे प्यार से बात करते हो, तुम ट्रस्ट मेंटेन करते हो, तुम पे मैं रिलाई कर सकता हूं। जो भी हम अग्रीमेंट में आ रहे हैं जिसमें हम हैंड शेक कर रहे हैं कि भाई हमारा ये अग्रीमेंट, तुम उसको विदहोल्ड करते हो, तुम एक ऑनरेबल इंसान हो। तुम्हारी जिंदगी भाई, मैं क्या करूं? अपनी फ्रस्ट्रेशन को व्यक्त करने के लिए हमें चाहिए टारगेट। हम अपने आप से भाग रहे हैं, अपने आप से भागने के लिए हम दुनिया को गाली बक देंगे। तो इन सब चीजों से ऊपर उठो मेरे भाई। या तो वो सशक्त व्यक्ति बनो, लिव एंड लेट लिव वाली फिलॉसफी पे चल रहा है जो। कोई हो आगे तो हो भाई, क्या करूं मैं, मेरे से क्या फर्क पड़ता है? मेरे घर तो आगे नहीं कर रहा ना, दरवाजा तोड़ के मेरे बगल में तो आके करने लग जाता। जी रहा अपना, जीता रहा भाई, मुझसे क्या करना। एज लॉन्ग एज जो भाई मेरा उससे रिलेशनशिप है वो बढ़िया चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल प्रैक्टिकल अप्रोच वही रख लो कम से कम। सब इंसान है, सबकी कहानी है, और तुमसे जस्ट बिकॉज कोई डिफरेंट है इसका मतलब ये नहीं वो घातक ही है।
अनलेस किसी ने तुम्हें एविडेंस दिया है तब रिएक्ट करो, देन इट्स डिफरेंट। ये सब फालतू की नफरतों को बुन के भी क्या मिल रहा है, एकदम नई नई टाइप की नफरतें बुन ले रहे हैं। जिस इंसान से कभी मिले नहीं, उस इंसान के अक्रॉस कभी टेबल बैठे नहीं, कभी उससे कभी कोई शब्द एक्सचेंज नहीं किया, आओ नफरत कर लूंगा मैं इससे। आया कहां से भाई? मैंने क्योंकि इंटरनेट से सीखा है। वो इंटरनेट पर सिखाने वाले कौन है? वो तुम्हारे वेस्टर्न टेम्पलेट से आ रही है, उनके धर्म के अनुसार। वहां पे जो लोग हैं जिन पे टॉलरेंस कम है, वो कह रहे हैं भाई हम तो नफरत करते हैं, ये तो भैया झन्नूम जाएंगे ये लोग। उनका ये लॉजिक है, मैं भी ये लॉजिक ले ले रहा। मेरा धर्म है वो नहीं, थ्योरेटिकली मैं उस धर्म को मानता हूं नहीं। थ्योरेटिकली क्या मानता हूं मैं? तो मैं अपने आप को हिंदू कहता हूं, मैं हिंदू होने के लिए लड़ता भी हूं, लेकिन तब भी मैं उनकी सारी बातें मान रहा हूं क्योंकि वो कूल है। तुम किसके साथ इंटरफेस करते हो? तुम एक आत्मा के साथ इंटरफेस करते हो, कॉन्शियसनेस के साथ इंटरफेस करते हो। मैं भी इंसानों को एक कॉन्शियसनेस की तरह देखने लग जाओ। भौतिक दुनिया की फालतूपने को सबसे बेस्ट ऑप्शन है इग्नोर करना, उतना तुम शांति और सुख के समीप आओगे। दूसरों को गाली बक के कूल होके क्या मिलता है? मुझे एक चीज ये समझ नहीं आती। अगर इतनी एनर्जी किसी को गाली बकने के लिए, मे बी वो पूरी एनर्जी यूज कर ली होती किसी को समझने के लिए। गाली बकने में मजा आता है भाई, समझो लोगों को। क्रिटिकल थिंकिंग पड़ती है समझने से, ये जो भी है ये आ कहां से रहा है। मे बी मैं गलत हो सकता हूं, मे बी मैं जज नहीं करूंगा, मेरे पास डेटा नहीं है, मे बी मैं जानना चाहूंगा। ये बेहतर ख्याल है, इंसानी है भाई, कोई मेरे से अलग है तो बनता क्या है कि मैं जानूं, समझूं उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू।